पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अब हमारे पास है ये टॉपिक। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, जिसको बनाने के लिए उन्हें कार्बन की जरूरत होती है। और वो कार्बन उन्हें कहां से मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कि CO2 से। उसके बाद उन्हें हाइड्रोजन की जरूरत होती है, जिसे वो प्राप्त कर लेते हैं जल से, यानी कि वाटर से। साथ ही उन्हें ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को बनाते वक्त 3 मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसे आप कहते हैं कार्बन, यानी कि C से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन जिसे आप O से दर्शाते हैं, और हाइड्रोजन जिसे आप H से दर्शाते हैं। तो वही कह रहा है कि क्या पौधे सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही बनाते हैं या इसके अलावा कुछ और भी? तो लिखा हुआ है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, यानी हम एक संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में बात कर चुके हैं जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट बनने की विधि को जाना। अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ और भी। तो कहते हैं क्या अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, यानी कि अगर कार्बन ना हो, अगर हाइड्रोजन ना हो और ऑक्सीजन ना हो बच्चों, तो कभी भी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया ही नहीं जा सकता। इनका उपयोग खाद्य के अन्य संघटकों को तैयार करने में या संश्लेषण में भी चाहिए होता है, यानी उसमें भी जरूरत होती है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, यानी प्रोटीन के अंदर इनके अलावा, यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है, उसके द्वारा ही बनता है वो। यानी अगर शरीर में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो कभी भी प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो पादपों को नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होता है? सवाल उठता है ये। चलो मान लिया प्रोटीन बनाते हैं वो, लेकिन उन्हें प्रोटीन बनाने के लिए किसकी जरूरत होगी? नाइट्रोजन की। देखो, घर में अगर आपके पास्ता रखा हुआ है, मैगी रखा हुआ है, तभी आपकी मम्मी जो है पास्ता या मैगी बना सकती हैं। अब आपके घर में पास्ता या मैगी नहीं रखा हुआ है तो आपकी मम्मा उसे तैयार तो नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि कच्चे पदार्थ की उपलब्धता ही ये सुनिश्चित करती है कि पका हुआ पदार्थ पक भी पाएगा, यानी तैयार भी हो पाएगा, बन भी पाएगा या नहीं। तो इसी तरीके से अब हम प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे। हमने ये तो जान लिया कि पौधे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बनाते हैं, उनके साथ साथ वो नाइट्रोजन वाला पदार्थ जिसे आप प्रोटीन कहते हैं वो भी बनाते हैं। अब प्रोटीन बनाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन तो चाहिए होता है, पर वो नाइट्रोजन आता कहां से है, कहां से प्राप्त करते हैं? तो कहते हैं याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया आपको कि नाइट्रोजन 78% में वायु में उपस्थित है, ऑक्सीजन 21% के अंदर उपलब्ध है। नाइट्रोजन कितना है? 78% में, और ऑक्सीजन कितना है बेटा? 21% में। अब ये नाइट्रोजन इतनी अपार मात्रा में तो है उपलब्ध, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ऑक्सीजन की तरह जो नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में है, हमारे वातावरण में फैला हुआ है, इसको पौधे लेंगे कैसे? पौधों के शरीर के अंगों में उसके संश्लेषण के लिए, यानी प्रोटीन बनाने के लिए वो पहुंचेगा कैसे? तो कहीं ना कहीं गैस तो वो अवशोषित करते नहीं है ना? तो वो कैसे लेंगे? तो वही कह रहा है कि उनको किसी और पदार्थों के रूप में नाइट्रोजन लेना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं यहां पर कि परंतु पादप इसका अवशोषण सीधे तौर पर नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं, और इससे फिर क्या होता है? जब पानी उसमें मिलाया जाता है तो पानी के द्वारा वो अवशोषित कर लेते हैं। कौन? पौधे। और संभवतः आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक खाद डालते हैं। अरे भैया, उसमें क्या होता है? उसमें भी नाइट्रोजन ही वाला पदार्थ होता है। जब पानी दिया जाता है तो वो पदार्थ पानी में घुल जाता है और फिर पौधों द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो इस प्रकार अन्य संगठक जो होते हैं जितने भी के साथ पादपों को नाइट्रोजन भी मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं हमने ये जाना अब तक बच्चों कि पौधे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बनाते हैं, वो प्रोटीन भी बनाते हैं। और प्रोटीन बनाने के लिए उन्हें किसकी जरूरत होती है? नाइट्रोजन की। बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बनेगा। अब वो नाइट्रोजन मिलता कैसे है? तो कहता है क्या वातावरण के अंदर नाइट्रोजन हमारे पास 21% में है, पर क्या पौधे उसको सीधे तौर पर ले सकते हैं? तो कहता है नहीं, उसका पहले कुछ और पदार्थ बनता है। कौन बनाता है, कैसे बनता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन वो पदार्थ सीधे तौर पर नहीं पहुंचता है,
तो वो पदार्थ क्या होता है, मिट्टी में रहता है। फिर पानी जब डाला जाता है तो वो पानी में घुल जाता है और घुलने के पश्चात उसको जड़ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन की जो मांग होती है पौधों के अंदर पूरी हो जाती है। इसके पश्चात कहता है क्या पादप खाद्य के अन्य संघटक जैसे कि प्रोटीन, वसा आदि का संश्लेषण भी कर पाते हैं। यानी सब कुछ जो हमारे शरीर को चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, खनिज लवण चाहिए, ये सब कुछ बेटा हमें पौधों से मिल जाता है। अब पौधे इसका निर्माण तो करते होंगे ना, तो वही हम जान रहे हैं अभी। अब हमारे पास आता है 1.3 टॉपिक जिसका नाम है पादपों में पोषण की अन्य विधियां। क्या सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण दिखाते हैं? बताइए, सवाल है आपके पास, क्या सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिखाते हैं? तो इसका उत्तर आता है नहीं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सभी पौधे नहीं दिखाते हैं। हम ये जानते हैं कि पौधे स्वपोषी होते हैं, पर स्वपोषी का मतलब ये नहीं कि वो सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण दिखाएंगे। कुछ ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं बच्चों जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं दिखा पाते हैं। क्यों? हो सकता है कि वहां पर जो मिट्टी है वहां पर खनिजों की कमी हो, है ना। हो सकता है कि उनके पत्तों में जो क्लोरोफिल है उसकी मात्रा में कमी हो, या कोई और भी कारण हो सकते हैं जिससे कि वो स्वपोषी तो दिखाते हैं पोषण, बट पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे पौधों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो कि विषम पोषी प्रणाली के पर आधारित है। स्वपोषी उसे कहते हैं बेटा जो अपना भोजन पूरी तरीके से बना सके, ठीक है, पूरे तरीके से। विषम पोषी में हो गया कि अगर कुछ हिस्सा वो बना भी पा रहे हैं लेकिन कुछ के लिए उन्हें आश्रित होना पड़ रहा है दूसरों पर, तो आश्रित होते ही वो विषम पोषी हो गया। तो इस तरीके से हमने यहां पर क्या जाना कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं, कुछ पादप ऐसे भी हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, किसी भी कारण से उनको दूसरों से अपने पोषण की आवश्यकता होती है, वो वहां से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। तो वही अब हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो अपना पोषण खुद नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो लिखा है कुछ पादप पौधे ऐसे भी होते हैं, पादप या पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने यही बात कही कि क्लोरोफिल या तो बहुत कम मात्रा में होती है या फिर होती ही नहीं है। वे भोजन संश्लेषित कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि पौधे के अंदर एक ऐसी चीज पाई जाती है जो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है, और वो है कौन? बिल्कुल सही, क्लोरोफिल यानी हरित लवक। अब जिन पौधों के अंदर हरित लवक नहीं पाया जाएगा, क्या वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिखाएंगे? ना। क्या वो अपना भोजन बना पाएंगे? ना। क्या वो अपना पोषण कर पाएंगे? नहीं। तो यानी कि उनको अपने पोषण के लिए किसी चीज पर तो या किन्हीं चीजों पर तो निर्भर रहना पड़ेगा। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। वे कैसे जीवित रहते हैं, वे अपना भोजन या पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणी की तरह क्या पौधे भी पोषण के लिए पादपों द्वारा निर्मित खाद्यों पर निर्भर होते हैं या निर्भर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी हैं बेटा जो विषम पोषी प्रणाली पर आधारित होते हैं। ऐसा हम देख सकते हैं चित्र 1.5 के अंदर। ये देखिए बेटा, ये है आपका परपोषी पादप, जिसे आपने अक्सर देखा होगा। ये जो आपको यहाँ पर पीला पीला कुछ दिखाई दे रहा होगा जाल जैसा, ये है बेटा आपका अमरबेल। इसे अमरबेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अमर होता है, मरता ही नहीं है। छोटा सा हिस्सा किसी पौधे पर लग गया, वहीं पर उसका जूस, वहीं पर उसका रस जो है वो अवशोषित करने लगता है और वहीं पर बढ़ने लग जाता है। फिर पूरे पेड़ को वो ढक देता है, उसके सारे पोषण को लेने लग जाता है। जब वो पेड़ किसी भी कारण से, किसी भी वजह से क्या कारण, तो एक ही रह जाएगा, उसका सारा पोषण अवशोषित हो रहा है और उसको पूरा ढक दिया गया है। तो जब सूर्य का प्रकाश वहां तक नहीं पहुंचेगा बेटा, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, वो पेड़ और पौधा धीरे धीरे सूखने लग जाएगा। फिर अमरबेल भी वहां पर जो है वो भी सूख जाएगा, उसका छोटा सा हिस्सा फिर किसी दूसरे पौधे पर जाएगा और वहां पर वो फलने फूलने लगेगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये ऐसे जीव हैं, यानी ऐसे पौधे हैं, ऐसे पादप हैं बच्चों, जो दूसरे पौधों पर आधारित होते हैं, आश्रित होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? विषम पोषी प्रणाली पर आधारित पौधे। तो हमने देखा चित्र 1.5 और 1.5 चित्र को हमने जब ध्यान से देखा तो हमने वृक्ष के तनों के ऊपर कुछ लिपटी हुई रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना देखी। बिल्कुल देखी। ये बेटा क्या है? अमरबेल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैस्केटा। ठीक है, क्या कहते हैं? कैस्केटा। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, यही तो चीज है जिसकी वजह से उसका रंग पीला है ना।
ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित हो जाते हैं या फिर जिसके ऊपर वो छा जाते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। ठीक है, जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। यानी परपोषी का अर्थ क्या हुआ? ऐसा पौधा जो दूसरे को पोषण देता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं परपोषी। कई बच्चे बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं परपोषी और विषमपोषी में। विषमपोषी वो जीव कहलाते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित रहें। वहीं पर परपोषी वो जीव कहलाते हैं या वो पौधे कहलाते हैं जो किसी और पौधे या जीव जंतु को अपना पोषण देते हैं। उसे हम कहते हैं परपोषी। यानी मान लीजिए आम का पेड़ है और उसके ऊपर अमरबेल बेटा छा गया, तो जो आम का पेड़ है वो आपका कहलाएगा परपोषी। वहीं पर जो आपका अमरबेल है वो विषमपोषी प्रणाली में आएगा। अब ऐसे पौधे को किसी और नाम से भी जानते हैं क्या? तो कहते हैं क्या, क्योंकि अमरबेल ऐसे पादप हैं जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं परजीवी। यानी अमरबेल क्या हुआ बेटा? परजीवी। और आम का पेड़ क्या हुआ बेटा? परपोषी। और जिस प्रणाली से अमरबेल अपना पोषण ले रहा है उसे क्या कहेंगे बेटा? विषमपोषी। सिंपल सा है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये टॉपिक भी कवर हो जाता है कि विषमपोषी प्रणाली परपोषी में क्या फर्क है। विषमपोषी बेटा एक प्रणाली है जिसके द्वारा कोई भी जीव जंतु या पौधा दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करता है, चाहे वो प्राप्त करे पौधे से, चाहे वो प्राप्त करे दूसरे जंतुओं से। परपोषी वो जीव कहलाता है जो अपना पोषण दूसरों को देता है और उसका भरण पोषण करता है, उसे हम कहते हैं परपोषी। परजीवी उस जीव को कहते हैं जो अपना पूरा पोषण दूसरों से लेता है, जिसकी वजह से जिससे वो पोषण ले रहा है उसको पोषण से वंचित कर देता है। अब कहते हैं क्या कि ये कहलाते हैं परजीवी। आपके आसपास में कुछ और भी परजीवी देखे हैं आपने? देखे हैं बेटा। आपके सिर में पाए जाने वाले जुएं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके सिर में है, पर सिर में होने वाले जुएं जो होती है बेटा वो भी परजीवी है, क्योंकि वो अपना पूरा का पूरा पोषण हमारे शरीर से अवशोषित करते हैं। मच्छर भी बेटा अपना पूरा पोषण हमारे शरीर से अवशोषित कर लेते हैं और जिसकी वजह से उनका पोषण हो पाता है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? उदाहरण है परजीवी के। तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाला मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक ऐसे जीव भी परजीवी कहलाते हैं? बिल्कुल सही। क्योंकि देखो अगर मैं बात करता हूं खटमल की बेटा, तो खटमल होता है जो खाट के अंदर मल होता है, मतलब कि जीव होता है। और ये खटमल क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर काट कर उसके जो खून है उसको चूसता है और इस तरीके से अपना पोषण प्राप्त करता है। ऐसे बेटा आप बात करते हो मच्छर की, मस्त सूंड लेकर आते हैं, घुसा देते हैं और पूरा मस्त चूस कर निकल जाते हैं। उसके बाद हमें खुजली भी होती है। ऐसे ही फिर बेटा जू भी है। सिर में आपने देखा होगा किसी के जू हो जाए तो खुजाता रहता है वो। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो वहां पर काटकर चूसना शुरू करता है तो वहां पर हमारे शरीर के अंदर संवेदना उत्पन्न होती है कि भैया तुम्हें यहाँ पर कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से हम खुजाते हैं। तो ये सभी क्या कहलाएंगे बेटा? परजीवी। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? अच्छा, जंतुओं को ही खा जाते हैं? बिल्कुल बेटा, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं और वो जंतुओं को खा जाते हैं। जंतु का मतलब ये नहीं कि वो मतलब हिरन को खा जाते हैं। ऐसे पौधे नहीं है कि हिरन को खा जाए, और होंगे भी तो उनके बारे में मुझे नहीं पता बेटा। तो मैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगा जो कीटों को खाते हैं, ठीक है, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। हालांकि आपने बहुत सारे मूवी में, खासकर की जो फॉरेन की मूवियां होती है उसमें आपने देखा होगा कुछ ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो जंतुओं का खून चूस लेते हैं। तो होते होंगे, ऐसी कुछ बातें दिखाई जाती है वहां पर रियल लाइफ में मैंने नहीं देखा है। शायद हो सकता है आपने भी रियल लाइफ में तो ना देखा हो, मूवीज में हमने देखा है जरूर। तो कहते हैं क्या कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं, उनके
अंदर का जूस को पचा लेते हैं और अपने शरीर में अवशोषित कर लेते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? बिल्कुल, ये अचंभा कर देने वाला विषय है बेटा। यानी आपको सोचकर आप खुद दंग रह गए होंगे, क्या सच में ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जो दूसरे जीवों को खा जाए? ये तो हमें पता है भैया, शेर दूसरे जीव को खा जाता है। हम जैसे बकरा खा लेते हैं, मुर्गा खा लेते हैं, बीफ, पॉर्क, मछलियां, ये सब खा लेते हैं। हम ऐसे जीव हैं जो दूसरों को खा लेते हैं। पौधे भी, सच में क्या पौधे भी दूसरे जीवों को खा लेते हैं? बिल्कुल हाँ, कुछ ऐसे पौधे पाए जाते बेटा जो दूसरे पौधों को और अवशोषित कर लेते हैं, दूसरे पौधे के जूस को अवशोषित कर लेते हैं, जैसे कि हमने अमेरबिल पढ़ा था। और कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं बेटा जो जीव को पचा लेते हैं। तो ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी भी रंग के हो सकते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है बेटा, यह है बेटा आपका पिचर प्लांट। पिचर क्यों बोलते हैं? पिचर का मतलब था घड़ा, और ये घड़े जैसी संरचना दिख रही होगी आपको। तो ये है बेटा पिचर प्लांट। ये घड़े के समान ढक्कन वाली एक संरचना होती है। इसमें से बहुत ही मनमोहक खुशबू निकलती है। उस खुशबू के कारण यहाँ पर बहुत सारे जीव जो हैं, छोटे छोटे कीट, जैसे कि मकड़ियाँ, जैसे कि चींटियाँ, या फिर छिपकलियाँ, या फिर आप कह सकते हो कि मक्खियाँ, या जो भी और भी छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे कि मेंढक, छोटे मेंढक। तो ये सब क्या होते हैं, मतलब उनको जो खुशबू लगती है तो वो सोचते हैं कि कुछ खाने का सामान है यहाँ पर, तो वो उसके अंदर चले जाते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पर है बेटा ढक्कन, दिख रहा होगा आपको। ये ढक्कन इसके ऊपर कवर हो जाता है, ढक जाता है, और ढकते ही बस जो चीज अंदर गई वो फंस कर रह जाती है। फिर इसके अंदर ना बहुत अच्छा जो है ना डाइजेस्टिव जूस होता है बेटा, पाचक रस होता है, जो उन जीवों को पचा लेता है और पचाने के बाद अवशोषित कर लेता है। तो इस तरीके से ये वो पौधा है बेटा जो दूसरे कीटों को अवशोषित कर लेता है। तो वही कह रहा है क्या कि इसे हम कहते हैं घटपर्णी, जो घड़े के समान दिखाई देने वाली एक संरचना है। वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरण भाग है। ऐसा कोई यहाँ पर घड़ा नहीं होता, उसकी पत्तियां ही ऐसी बन जाती है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है, और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, छोटे छोटे बाल जैसी बेटा संरचना होती है, जो नीचे की ओर जाता है और ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी रहते हैं, यानी नीचे की तरफ ढक्कन ऐसे कुछ रहता है, जैसे हमारे जग के ढक्कन होते हैं बेटा पानी वाले। अब जैसे ही कोई कीट उसके अंदर जाता है बेटा, तो उसके जो रोम होते हैं उनसे वो टकराता है। टकराते ही जो पौधा है उसके अंदर संवेदना उत्पन्न होती है और फट से वो अपना ढक्कन बंद कर लेता है। वही चीज यहां कह रहा है कि जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के जो छोटे छोटे रोम होते बेटा उसमें के बीच में वो फंस जाता है, उससे संवेदना उत्पन्न होती है और घड़े में उपस्थित पाचक रस कीटों को पचा लेता है। कीटों का भक्षण करने के बाद जो रस होता है वो अवशोषित हो जाता है, और ऐसे जीवों को बेटा कहते हैं हम कीट भक्षी। क्या कहते हैं बेटा? कीट भक्षी। कीट भक्षी वो जीव होते हैं, सॉरी वो जीव कह रहा हूं, वो पादप होते, कीट भक्षी पादप जो कीटों को खाते हैं। कीट भक्षी अगर बोला, मैंने पादप नहीं लगाया, तो उसमें बेटा आप मेंढक डाल सकते हो, मेंढक कीटों को खा लेते बेटा। आप उसमें जो है वो मकड़ी भी डाल सकते हो, छिपकली डाल सकते हो, गिरगिट डाल सकते हो। ये सब कीट भक्षी हैं, ये सब कीटों को खाते हैं। कीटों मतलब छोटे छोटे जीवों को खाते हैं। लेकिन जब मैंने बोल दिया कीट भक्षी पादप, तो मतलब आपको वो नाम बताना है जिसमें हम सिर्फ पौधों की बात करेंगे और वो कीटों को खाते होंगे। तो ऐसे ही बेटा हमारे पास ये है घटपर्णी। उसके बाद है बेटा वीनस फ्लाई ट्रैप। उसके बाद ये है सनड्यू कीट भक्षी। ठीक है, सनड्यू कीट भक्षी भी ऐसा ही है। ये पादपों के कुछ ऐसे उदाहरण है बेटा जो कीट भक्षी के कैटेगरी में आते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, ऐसी संरचना होती है उसकी। ठीक है, उसके ना ऐसे होती हैं, उसके ऐसे मतलब संरचना होती है। तो इस संरचना के अंदर क्या होता है, इसमें यहाँ पर छोटे छोटे रोम होते हैं बेटा, छोटे छोटे कांटे जैसी संरचना होती है। यहाँ पर भी छोटे छोटे कांटे जैसी संरचना होती है। जैसे ही कोई भी कीट इसमें जाता है, खुशबू इसमें से भी निकलती है, और इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको चाटने के चक्कर में वो लोग वहां पर जाते हैं। जैसे कि कोई मक्खी या कोई भी दूसरा जीव वहां पर जाता है, जैसे ही वो उनके अलग अलग जो वहां पर रोम होते बेटा, बाल जैसी संरचना, उससे 3 बार टकराते हैं। 3 बार टकराते हैं, उनके अंदर संवेदना उत्पन्न होती है और फट देसी वो ऐसे करके बंद कर लेते हैं। मुट्ठी बंद हो गई। ऐसे ही वो लोग क्या करते हैं, अपने पत्तों को क्लोज कर लेते हैं। अब जो जीव इसके अंदर गया वो तो फंस गया। अब इसके अंदर क्या होता है, पाचक रस जो उन जीवों को पचा लेता है। लगभग हफ्ते 15 दिन तक वो पौधे का पत्ता ऐसे बंद रहता है। तो इसीलिए पूरे पौधे में सिर्फ एक ही पत्ता थोड़ी होता है, हर एक पत्ता यही काम करता है।
इसका काम हो गया, बंद कर लिया, 15 दिन ऐसे, 15-20 दिन, जब तक वो पच नहीं जाता बेटा ऐसे बंद रहता है। जैसे ही पच गया तो उसका जो मतलब बचा हुआ शेष होता है, यानी उसकी जो पपड़ी होती है, वो उसको बाहर फेंक देता है, फिर नया प्रोसेस शुरू। तो इसी तरीके से है। अब वो जो बेचारा भ्रमित हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है। यदि घटपर्णी हरा होता है तो प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, तो कीटों का भक्षण भला क्यों करता है भाई? वो भाई अच्छा खासा अपना भोजन वो मिट्टी से बना सकता है ना, फिर वो कीटों को क्यों परेशान करता है, कीटों को क्यों खाता है? सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है वैसे इसने। तो उत्तर भी जान लेते हैं। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादप को मृदा से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है? बिल्कुल सही बात है बेटा। ऐसे पौधों को वहां के वातावरण से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उनको अन्य पोषक तत्वों के लिए दूसरे कीटों पर निर्भर रहना पड़ता है। वहां की जो मिट्टी होती है बेटा उतनी उपजाऊ नहीं होती है, साथ ही वहां की मिट्टी में बहुत सारा अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे पोषक तत्वों की वहां पर कमी होती है और पौधे अपना पोषण नहीं ले पाते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे बेटा मृत जीवी के बारे में। कुछ ऐसे जीव भी हैं जो मृत से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। वो उन्हें मारते नहीं है, वो उनको मारते नहीं है, वो मरा हुआ जो पदार्थ वहां पड़ा हुआ है उससे अपना अवशोषण लेते हैं। जैसे बेटा सांप का छत्ता देखा होगा आपने, उम्मीद है कि आप इस वर्ड को जानते होंगे। सांप का छत्ता क्या होता है? सांप का छत्ता मैंने बोला, सांप का छत्ता क्या होता है? ऐसा कोई छत्ता नहीं होता जो सांप यूज करते हैं ना। सांप के छत्ते को बेटा आपने देखा होगा, मतलब जंगलों में या फिर गांव गए हो कभी तो आपने देखा होगा घास फूस में ऐसे कुछ छत्ते जैसी संरचना निकल जाती है, जिसे आप बेटा मशरूम के नाम से भी जानते हैं। वो मशरूम जो जंगली होते हैं उन्हें हम खा नहीं सकते हैं, वो जहरीले भी होते हैं बेटा, याद रखेंगे, तो उनको नहीं खाना है। मशरूम जो खाने के लिए हमारे घरों में आता है बेटा, वो मशरूम उगाया जाता है, उनको तैयार किया जाता है, फार्मिंग की जाती है उसकी। उनको हम ऐसे नहीं कि जंगलों से उठाकर ले आते हैं, समझ रहे हो? जंगलों वाले जो छत्रक होते हैं या मशरूम होते हैं बेटा, उनको हम खा नहीं सकते। तो ये कह रहा है क्या कि आपने छत्रक को बाजार में बिकते हुए देखा होगा। वर्षा के दिनों में वृक्ष की गली सड़ी टूटी टहनियों अथवा तनों अथवा छाल अथवा और घास फूसों के ऊपर जो गुच्छे होते हैं उनमें वो देखे जाते हैं। आइए देखें कि ये जीवन यापन हेतु किस प्रकार से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं, उन्हें यह पोषण कैसे मिलता है। बूझो बेचारा बार बार परेशान रहता है। बूझो जानना चाहता है कि क्या ये जीव अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं वो पौधों की तरह प्राप्त कर लेते हैं? नहीं। क्या वो कीट भक्षी की तरह प्राप्त करते हैं? नहीं। तो यही पूछना चाह रहा है कि वो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी हरे नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल भी उपस्थित नहीं होता, ये प्रकाश संश्लेषण भी नहीं दिखा सकते। तो बेचारे ये मजबूर हो जाते हैं कि गली सड़ी चीजों से अवशोषण ले। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? यानी कि ना तो हमारी तरह उनका मुंह है जो कोई चीज बटोर कर लाए और खा ले, ना ही बेटा कीट भक्षियों की तरह उनके अंदर गुण है, ना ही पौधों की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे कि वो अपना प्रकाश संश्लेषण कर सके। तो बच जाता है आखिरी उम्मीद, गली सड़ी चीजों से अवशोषण लेना। तो ऐसे जीवों को या ऐसे पौधों को बेटा मृत जीवी कहते हैं। तो चलिए क्रियाकलाप करते हैं। छत्रक के पैकेट में जो आपने देखा है बेटा, ऐसे छत्रक आपने देखे होंगे। ये तो खैर बहुत ही गंदा सा है, ऐसे खाने योग्य लग नहीं रहा ये, पर ऐसे छत्रक आपने देखे होंगे। ये गली सड़ी वस्तुओं पर उग जाते हैं। क्रियाकलाप है, कहते हैं आप ब्रेड लीजिए या फिर कोई रोटी का टुकड़ा लीजिए, उसको थोड़ा सा गीला कर दीजिए, क्योंकि बेटा कभी भी जो ये आपको छत्रक जैसी संरचना है ये कवक के द्वारा होती है। ठीक है, कवक, इन्हें क्या कहते हैं? कवक। इंग्लिश में कहते हैं फंजाई। क्या कहते हैं बेटा? फंजाई। हिंदी में कहते हैं कवक और इंग्लिश में कहते हैं फंजाई। फंजाई या कवक तभी उग पाते हैं जब उनको पोषण के लिए सभी चीजें मिले। ठीक है, अगर मान लीजिए वहां पर पानी की कमी होगी तो बेटा फंजाई जल्दी नहीं उग पाएंगे। यही वजह होती है कि सूखी सब्जियां बेटा देर से खराब होती है और गीली सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। गीली सब्जियों में पानी की मात्रा होती है जिसकी वजह से वहां पर कोई भी दूसरे जीव जल्दी पनप पाते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं सूखी सब्जियों की, तो सूखी सब्जियों के अंदर से
पानी की मात्रा पूरी तरीके से प्राप्त नहीं कर पाते हैं ऐसे जीव, इसीलिए उनको पनपने में थोड़ा समय लगता है। तो वही कह रहा है क्या कि ऐसी क्रियाकलाप को करने के लिए आपको क्या करना है, ब्रेड का टुकड़ा लेना है, रोटी लेनी है, डबल रोटी लेनी है, जो आपको मन करता है वो ले लो, थोड़ा सा उसके ऊपर पानी डाल दो, उसको भिगो दो। कहने का मतलब जैसे ही भिगो दिया आपने, उसको किसी भी घर के कोने में नम करके 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। वही कह रहे हैं कि इसे नम करके 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक इसके ऊपर कोई रोई जैसी संरचना ना दिखाई पड़े। वो रोई जैसी संरचना बेटा काली भी हो सकती है, भूरी हो सकती है, वो संरचना बेटा हरी भी हो सकती है। ये धब्बे किस रंग के हैं ये देख लीजिए। किसी आवर्धक लेंस यानी कि मैग्नीफाइंग लेंस बेटा, जिससे हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं, उससे आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अवलोकन कीजिए और प्रेक्षण को नोटबुक में लिखिए। अब आप देखेंगे कि आपको रुई जैसी या रुई के धागे जैसी संरचना वहां पर दिखाई पड़ेगी। ये जो संरचना दिखाई पड़ती है बेटा, इसे हम कहते हैं पंजाई यानी कि कवक। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण की विधि अन्य प्रकार के जंतुओं से, जीवों से थोड़ी सी अलग है। ये मृत अथवा विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुओं जैसे जैव पदार्थों पर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और किसी तरीके से पाचक रस स्रावित करके उनको पचाकर अपना पोषण लेकर बढ़ते हैं, विकास करते हैं। तो वही कहना चाह रहा है कि यहां पर जैसी आप संरचना देख पा रहे बेटा, ये एक ब्रेड लिया गया था, उसको नम करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया गया है। हालांकि ये मैंने आपने नहीं किया, ये किया गया है। आप अपने घर पर कर सकते हो बेटा इस क्रियाकलाप को। और ब्रेड भी ले सकते हो, रोटी ले सकते हो, रोटी तो आसानी से मिल जाएगा। ले लो, थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ लो, उसमें थोड़ा पानी मिला और कटोरी में रख के किसी भी ऐसे कोने में रख दो जहां मम्मी ना पहुंच सके। मम्मी ने अगर देगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, या तो अगर मम्मी को समझा दो कि हमारे यूट्यूब वाले सर ने ये बताया है या हमारे स्कूल के सर ने बताया है ऐसा करने के लिए, फिर मान जाएंगी। तो या फिर ये वीडियो आप दिखा सकते हो उनको कि मैंने ऐसा बोला है। तो इस तरीके से आपको ऐसी संरचना थोड़ी सी हरी हरी सी दिखाई देगी। ये बेटा कवक है, जिसे इंग्लिश में फंजाई कहते हैं। ये पाचक रस स्रावित करते हैं और सड़ी गली चीजों को अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जीवों के द्वारा या जैविक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीवों को मृतजीवी कहा जाता है या मृतजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक यानी फंजाई आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उग जाते हैं। यही वजह होती है बेटा कि आपकी मम्मियां जब कपड़ों को ट्रंक में, बेड में या फिर अलमीरा में रखती है तो छोटी सी सफेद कलर की गोलियों का इस्तेमाल करती हैं, जिसे वो कपूर की गोलियां बोलती हैं। शायद आपने नाम सुना हो बेटा। वैसे वो कपूर की गोलियां नहीं होती है, उसे कहते हैं नेफ्थलीन बॉल। नेफ्थलीन बॉल जो होती है वो बेटा कवक को वृद्धि और विकास करने से रोकते हैं। वो उड़ते हैं, वाष्पीकृत होते हैं और एक तरीके की दवाई की तरह काम करते हैं बेटा, जहां पर वो क्या करते हैं, कवक को उगने से रोकते हैं। जैसे ही कवक बेटा अगर उग गया तो चमड़े वाली चीजें आपकी खराब कर देगा वो। तो वही कह रहा है क्या कि इन पदार्थों के ऊपर जो चमड़े वाली पदार्थ हैं, गीली चीजें हैं, जहां से उनको पोषण मिल सकता है बेटा, वो वहां पर उन स्थानों पर उग जाते हैं। और वो नम होनी चाहिए, थोड़ी सी उष्ण होनी चाहिए। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति मानी गई है। वो तो बात सही है, क्योंकि उनको मुख्यतः नमी चाहिए। जिन चीजों पर नमी नहीं है वहां पर भी नमी अगर पहुंच जाए बेटा तो आपके कवक वहीं उगने लग जाते हैं। आप कहोगे सर ये कवक छुपे होते हैं क्या, अचानक से उगने लग जाते हैं? कवक हर जगह फैले हुए हैं, हर जगह फैले होते हैं। बस उनको वृद्धि और विकास करने के लिए सही माहौल की आवश्यकता होती है। वही कह रहा है यहाँ पर कि हर जगह होते हैं। वर्षा ऋतु में ये जो है बहुत तेजी से फैलते हैं, क्योंकि उनको पोषक तत्व जो चाहिए वो मिल जाता है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये हमारे किसी भी खाद्य पदार्थ पर लग सकते हैं, उनको खराब कर सकते हैं। वही कह रहा है पहले को याद है कि उसके सुंदर जूते थे जो चमड़े के थे, जिसे वह विशेष अवसरों पर पहनती थी। अमूमन नहीं पहनती थी, विशेष अवसरों पर, इसलिए पहनकर आती थी, धोती थी और रख देती थी अलमारी में। कई दिनों तक उसने रखा छोड़ दिया और जब वर्षा ऋतु में उसने देखा तो उसके जूते खराब हो चुके थे, क्योंकि उस पर लग गए थे कवक। कवक से उस पर धब्बे जैसी संरचना हो जाती है, जिससे बेटा ऐसी चीजें जो है खराब हो जाती है। तो कवक जो है वो वर्षा ऋतु में बहुत तेजी से फैलते हैं। वही कह रहा है सामान्य कवकों के बीजाणु हवा में हर जगह उपस्थित होते हैं। जब इनको उचित जगह मिल जाती है, उचित परिस्थिति मिल जाती है, पोषण मिल जाता है, तो वहीं पर बेटा उगकर अंकुरित होने लग जाते हैं
और नए कवकों को जन्म देते हैं, जिससे कि कवक का परिवार तैयार होता है और बहुत सारे कवक हो जाते हैं, जिससे हमारी जो चीज़ें होती वो खराब हो जाती है। बूझो को याद है कि उसके दादा निजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवकों द्वारा नष्ट कर दी गई थी या कवकों द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग का कारण भी बनते हैं। बिल्कुल सही बेटा, आपने देखा होगा खुजली की प्रॉब्लम होती है, हमें दाद हो जाता है, जिसका ऐड आपने देखा होगा, रिंग गार्ड लगाए दाद भगाए। तो बेटा ये एक तरीके की कवक से होने वाली परेशानी है। तो आप समझ सकते हो कि कवक जो है पोषण प्राप्त करने के लिए किसी बात तक जा सकते हैं। तो वही कह रहा है कि पहेली ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक जैसी अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक ऐसे भी हैं जो मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का हम उपयोग औषधि के रूप में भी करते हैं, तो उनके बारे में अब हम जानेंगे। कुछ ऐसे भी जीव है बेटा जो एक दूसरों पर आधारित है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मेरे पोषण के लिए मैं आप पर निर्भर रहूं और आपके पोषण के लिए आप मेरे ऊपर निर्भर रहें। तो ऐसे जीवों को जो इस तरह के संबंध दिखाते हैं बेटा, उन्हें कहते हैं सहजीवी संबंध। क्या कहते हैं बच्चों? सहजीवी संबंध, यानी ऐसा संबंध जिसमें कोई भी जीव दूसरे जीव के साथ रहता है, अपने आवास, पोषण तथा अन्य तत्वों को आपस में बांटता है। ऐसे संबंध को हम सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कवक वृक्षों की जड़ों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें जल और पोषक तत्व मुहैया कराते हैं, यानी कि उनकी सहायता करते हैं। यानी कवक क्या करते हैं? उनके जड़ों में रहते हैं और कवक क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है, और बदले में उन्हें जल और पोषक तत्व जो है अवशोषण से मिलता है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। समझ में आ गया? दोबारा बताता हूं। कह रहे हैं क्या कि कवक जो है वो वृक्ष की जड़ों में भी पाया जाता है। जो वृक्ष की जड़ें होती हैं वो कवकों को पोषण देती है। कवक जो है वहां पर अपना वृद्धि और विकास करते हैं और वृद्धि विकास करने के बाद बच्चों वो कवक जो है वो वृक्षों को क्या देते हैं? जल, यानी कि जो जल मुहैया कराते हैं और साथ ही बेटा पोषक भी मुहैया कराते हैं। ठीक है, तो इन सब में वो सहायता करते हैं। तो वही कह रहे हैं क्या कि उनके अवशोषण में सहायता करते हैं, यानी कि अगर कवक ना हो तो जल का आसानी से बेटा अवशोषण नहीं हो पाएगा। तो ये बात याद रखें कि कवक कहीं ना कहीं सहायता करते हैं अन्य पदार्थों के अवशोषण में पौधों की। कहते हैं क्या लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। लाइकेन मतलब एक समूह कह सकते हैं आप। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। उनमें से एक होता है बेटा शैवाल तथा दूसरा होता है कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। कौन बेटा? कवक। क्योंकि कवक जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, क्योंकि कवक के पास क्लोरोफिल नहीं है। वहीं पर हमने पढ़ा कि जो शैवाल है उनके पास पाया जाता है क्लोरोफिल। लिखा हुआ है ना, देखो, शैवाल होता है, दूसरा कवक। शैवाल क्लोरोफिल रखता है अपने पास, यानी उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि कवक के पास नहीं होता। तो कवक जो है बाकी कच्चा पदार्थ शैवाल को मुहैया कराता है और शैवाल बना हुआ भोज्य पदार्थ कवक को देता है। तो इस प्रकार से ये भी क्या दिखा रहे बेटा? क्या दिखा रहे? सहजीवी संबंध। चलिए अब हम बात करेंगे मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, यानी मृदा के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो कैसे आते हैं। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे में या उनके लॉन में खाद या उर्वरक डालते हुए देखा है? वही लिखा है ना, टॉपिक क्या है? मृदा में पोषकों को पुनः डालना या पोषकों की पुनः पूर्ति करना। अब देखो, आपने देखा है कि लगातार किसी भी खेत में बेटा एक ही प्रकार के पौधे लगाए जाएं या फिर पौधे लगाए जाएं, तो जितना भी पोषक तत्व था उस खेत के अंदर वो सब तो पौधे अवशोषित कर लेंगे, और जैसे ही वो पौधे अवशोषित कर लेंगे उन पोषक तत्वों को, तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ मिट्टी से खाली हो जाएगा।
फिर दूसरे पौधे अगर आप लगाओगे तो उनको पोषक तत्व मिलेगा ही नहीं, वो पौधे लगेंगे ही नहीं, मर जाएंगे बार बार। तो वही कह रहे हैं क्या कि उनके पोषक तत्वों को दोबारा पूर्ति तो करनी पड़ती है। तो वही कह रहे हैं क्या कि उसके लिए हम क्या करते हैं, बगीचों में या फिर गमलों में या फिर खेतों में बेटा खाद या उर्वरक डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? बिल्कुल हम जानते हैं, क्योंकि मृदा के पोषक तत्व तो पेड़ पौधे ले लेते हैं, तो मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमें उर्वरक और खाद मिलाना पड़ता है। खाद बेटा गली सड़ी चीजों से तैयार किया जाता है, उर्वरक जो है बेटा कंपनियों में, फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा में खनिज पोषक तत्वों को जो उपस्थित होते हैं उनको अवशोषित करते हैं, यानी जो भी पोषक तत्व मृदा में होते हैं उनको अवशोषित करते हैं। अतः मृदा इनकी मात्रा लगातार जो है मृदा में कम होती रहती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जिन्हें बेटा इन शॉर्ट हम NPK कहते हैं। क्या कहते हैं? NPK। याद रहेगा, N का मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन, P का मतलब क्या हो गया? फास्फोरस, K का मतलब क्या हो गया? पोटेशियम। तो NPK नाम से भी जाना जाता है। तो NPK ये उनमें मिलाया जाता है। पादपों को लगातार जो है इन सब चीजों की जरूरत होती है और वो यह उपयोग करते रहते हैं, जिससे कि मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए हमें उनमें, यानी कि जो पौधों के जो विभिन्न परिसर है, जिसमें आपने बोला खेत, जिसे आपने बोला बगान, या कह सकते हो आप गमला, इन सब में हमें उन्हें मिलाना पड़ता है, यानी कि उर्वरक और खाद को। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होती है, परंतु पादप इसका प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे केस में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, वैसे नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ता है? नाइट्रोजन को जल के द्वारा अवशोषित करना होता है। अब कुछ ऐसे जीवाणु भी है जिन्हें राइजोबियम कहते हैं बेटा, जो फलीदार सब्जियों की जड़ों में पाया जाता है। वो नाइट्रोजन को जो वातावरण में अवशोषित करके उनको मिट्टी में नाइट्रोजीनियस पदार्थ बनाकर मिला देते हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसीलिए वो अपने भोजन को कहां से लेते हैं बेटा? जिन पौधों की जड़ों में वो पाए जाते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं। उनको नाइट्रोजन देते हैं और उसके बदले में वो क्या करते हैं? पोषक तत्व लेते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से ही प्राप्त होती है, इसीलिए जो भी दाल है बेटा वो नाइट्रोजन ज्यादा अपने अंदर अवशोषित करते हैं और इससे हम कह सकते हैं कि वो प्रोटीन अच्छा बनाते हैं। तो प्रोटीन हमें दालों से मिलता है, हमें पता है ये। तो राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करने का कार्य जो है पादप करते हैं। सहज संबंध दिखाते हैं, यानी सहजीवी संबंध दिखाते हैं और इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि पौधों को नाइट्रोजन मिलता रहे। तो वही है, किसानों के लिए इनका अपना महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे जीव या छोटे छोटे जो जीवाणु है बेटा वो पाए जाते हैं। यदि ये नहीं होते, यही नहीं, दाल की फसलों को उगाने के बाद अन्य फसलों की उर्वरता की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाता है। तो वही कह रहा है कि इस पाठ में हमने बहुत कुछ पढ़ा। हमने जाना कि ज़्यादातर पौधे जो हैं वो स्वपोषी हैं, परंतु कुछ ऐसे भी पौधे हैं बेटा जो विषमपोषी हैं, जो परजीवी मृतजीवी प्रणाली में आते हैं। परजीवी मृतजीवी दूसरे पादपों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पौधों पर या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं और विषम पोषी के रूप में समूहीकृत किए जाते हैं। उसके बाद हमने बेटा कीट भक्षियों के बारे में भी जाना। तो अब तक हमने ये सारी बातें सीखी। एक बार मैं इसके जो कीवर्ड है उनको समझा दूं। सबसे पहले आता है स्वपोषी क्या है।
स्वपोषी किन्हीं कहा जाता है। उसके बाद हम जानेंगे क्लोरोफिल के बारे में। तो स्वपोषी क्या है? स्वपोषी मतलब एक ऐसा पोषण जो कोई भी जीवाणु या फिर पिटा पौधे या फिर कोई भी जीव अपना पोषण खुद ले लेते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। क्लोरोफिल हरे प्रकार का हरित लवक जिसे कहते हैं पदार्थ होता है जो पत्तों में पाया जाता है पौधों की। हमारे शरीर में नहीं होता, इसीलिए हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं दिखा पाते हैं। विषमपोषी वो पोषण की प्रणाली है जिसमें कोई भी जीव अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों पर, दूसरे जीवों पर आधारित होता है। परपोषी, परपोषी ऐसे पौधों को, ऐसे जीवों को कहते हैं या कहा जाता है जो अपना पोषण दूसरों को दे देते हो, उन्हें हम कहते हैं परपोषी, यानी दूसरों का पोषण करना। कीटभक्षी पादप, ऐसे पादपों को कहा जाता है जो कीटों का भक्षण करते हैं अपने पोषण के लिए। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि जिन क्षेत्रों में वो रहते हैं या उगते हैं उन क्षेत्रों में बेटा अन्य पोषक तत्वों की कमी रहती है, जिनकी पूर्ति करने के लिए वो दूसरे कीटों पर निर्भर रहते हैं। पोषक, पोषक वो पदार्थ होते हैं जिनसे हमारा पोषण होता है, जैसे वसा, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन, ये सब। परजीवी, ऐसे जीवों को परजीवी कहा जाता है जो अपना पोषण दूसरे जीवों से लेते हैं, जैसे कि मच्छर, खटमल, ऐसे जीवों को हम कहते हैं परजीवी। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंदर प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विभिन्न खनिज लवकों की, पौधों के द्वारा अवशोषित की गई जल से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, यानी इन सभी से वो तैयार होता है। क्या? उनका खाना, जिसे आप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मृतजीवी जो अपना भोजन मृत जीवों से लेते हैं। रंध्र, पौधों के पत्तों पर छोटे छोटे से छेद होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। सहजीवी संबंध, ऐसे जीवों को सहजीवी संबंध कहा जाता है जो आपस में एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। कोई भोजन बनाता है तो कोई भोजन बनाने के लिए पोषक तत्वों को इकट्ठा करता है, जैसे मम्मी और पापा। मम्मी खाना बनाती है तो पापा जो है वो लाते हैं, तो पोषक तत्व। कवक, ऐसे जीव हैं जो बेटा मृत जीवी हैं, जो गली सड़ी चीजों पर उग जाते हैं, वहां से अपना पोषण प्राप्त करके अपना वृद्धि और विकास करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा बेटा, अच्छा खासा जो समय है यहाँ पर वो हमने इस चैप्टर को दिया। हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखी और समझी, और कहीं ना कहीं हमने ये कंक्लूजन निकाला कि पोषण के लिए पौधे दूसरे जीवों पर भी निर्भर करते हैं, खुद भी बनाते हैं। ज्यादातर पौधे स्वपोषी पोषण दिखाते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो मृतजीवी, कुछ ऐसे भी हैं जो कीटभक्षी पौधे होते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद है कि आपको लगभग ये जो 1.25 घंटे की क्लास है वो समझ में आई होगी, सारे टॉपिक्स आपने क्लियर किए होंगे, समझा होगा। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।